हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान बहादुर सिंह और आज मैं आपके लिए RBSC 10th बोर्ड से पोएम नंबर 2 लेकर आया हूं, माय गुड राइट हैंड। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। माय गुड राइट हैंड। माय गुड राइट हैंड वाज रिटन बाय चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके वाज अ ब्रिटिश पोएट। चार्ल्स मैके वाज बोर्न ऑन March 27, 1814 in Perth in United Kingdom and he died on December 24, 1889। चार्ल्स मैके ने इस कविता को लिखा है और ये कविता हमारे आम जीवन से जुड़ी है। किस तरह मित्र काम आते हैं और हमारा जो हाथ है, हमारा जो कठिन परिश्रम है वो हमारे किस काम आता है और किस तरह काम आता है। आइए जानते हैं। Stanza number 1. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. ये कविता की पहली 4 लाइनें हैं, पहला स्टेंजा है। क्या कहती हैं ये पंक्तियां, आइए जाने। आई फेल इनटू ग्रीफ। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल। मैं, ग्रीफ माने होता है दुख। मैं दुख में गिर गया, यानी दुखों की खाई में गिर गया। खाई शब्द तो यहाँ आया नहीं, लेकिन मैं दुखों में गिर गया, यानी मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुख ही दुख मेरे जीवन में आ गए, मैं दुखों से घिर गया। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। बिगिन माने शुरू होना, लगना, और मैं कंप्लेन शिकायत, और मैं शिकायत करने लगा। मनुष्य का स्वभाव है, जब उस पर मुसीबत आती है और उसे बुरा लगता है, उसके जीवन में परेशानी आती है तो ईश्वर से शिकायत करता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। मैं दुख में गिर गया, मैं दुखों में गिर गया, दुखों से घिर गया और मैं शिकायत करने लगा। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर तलाश करना, केवल लुक नहीं है यहाँ। मैंने एक मित्र की तलाश की, एक मित्र की जो मेरी मदद कर सके, मुझे इस मुसीबत से उभार सके। मैंने एक मित्र की तलाश की, लेकिन बट आई सॉट हिम इन वैन। सॉट सेकंड फॉर्म है सीख की। सीख मीन्स भी तलाश करना, सेकंड फॉर्म सॉट, थर्ड फॉर्म भी सॉट। हिम इन वैन। इन वैन का मतलब व्यर्थ, बेकार। हिम माने उसकी, मित्र की। तो मैंने एक मित्र की तलाश की, लेकिन उसकी जो तलाश थी वो व्यर्थ रही, बेकार रही। ऐसा मित्र जो मेरी मदद कर सके मुझे नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाई। मेरे जो साथी थे, कंपेनियंस मीन्स साथी, जो साथी थे वो शाई थे। शाई मीन्स होता है शर्माना, लेकिन यहाँ शर्माना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शर्माना यानी मेरे जो साथी थे वो शर्माते थे, काहे के लिए, मेरी मदद करने के लिए, लेकिन शर्माना नहीं। अनविलिंग टू हेल्प, यानी अनिच्छुक। विल माने इच्छा, अनविलिंग टू हेल्प, मेरी मदद करने के अनिच्छुक थे, यानी मेरे जो साथी थे वो मेरी मदद करने के अनिच्छुक थे। एंड एक्वेंटेंस माने होता है परिचित। जो मेरे परिचित थे, जो मेरे परिचित थे, वर कोल्ड, वो कोल्ड थे। कोल्ड माने ठंडा। मेरे जो परिचित थे वो ठंडे थे। ठंडे का मतलब यहाँ है इमोशनलेस, विदाउट इमोशन, भाव शून्य। भाव शून्य। मेरे जो परिचित थे वो भाव शून्य थे, सारी भावनाएं उनके समाप्त हो गई थी। मेरा दुख देखकर भी उनका मन पसीज नहीं रहा था, मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे। दे गेव मी गुड काउंसिल। उन्होंने मुझे गेव दी, गुड काउंसिल माने सलाह। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। ये कर लो, ऐसा करने से ऐसा करो, ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम्हारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। सलाह दी।
लेकिन बट ड्रेड माने भयभीत होना, डरना, देयर गोल्ड, डरते थे, भयभीत होते थे, देयर गोल्ड, उनका सोना देने से। सोना, यहाँ गोल्ड का तात्पर्य सोने से नहीं बल्कि यहाँ पर मनी से है। लेकिन वे लोग सलाह देते थे लेकिन धन देकर मेरी मदद करने से बचते थे। एक बार देख लेते हैं। मैं दुख में गिर गया और मैं शिकायत करने लगा। मैंने एक मित्र की तलाश की जो मेरी मदद कर सके, लेकिन मेरी ऐसी तलाश व्यर्थ रही। मेरे जो साथी थे वो सभी साथी मेरी मदद करने को अनिच्छुक थे और मेरे जो परिचित थे वो भाव शून्य थे। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी लेकिन धन देकर मेरी मदद करने से वे डरते थे, कहीं ऐसा न हो कि उनका धन डूब जाए, इसीलिए वे डरते थे। पहली ये पोएम का पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। आइए अब हम दूसरा स्टेंजा समझने की कोशिश करते हैं। Let them go, I exclaimed, I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. जी हाँ, let them go, यहाँ कवि ये कहता है वो मित्र जिनसे मैं मदद मांगना चाहता हूं, मैंने मदद मांगी है और वो मेरी मदद करने के बजाय मुझे सलाह देते हैं, धन देकर मेरी मदद नहीं करते। अगर वो मदद नहीं कर सकते तो लेट देम गो, उन्हें जाने दो। अगर वे जाना चाहते हैं, मेरी मदद नहीं करना चाहते तो उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने भावावेश में, भाव में बहकर कहा, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास, आई हैव, ये जो शब्द देख रहे हैं ये है आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, मेरे बगल में, अर्थात एट माई साइड का मतलब है मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में, मेरे साथ। यानी मैंने भावावेश में कहा वो जाते हैं तो उन्हें जाने दो, मेरे साथ, मेरे पक्ष में, मेरी ओर, मेरी मदद करने के लिए मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट, ऊपर उठाना का मतलब पकड़कर ऊपर उठाना नहीं, यानी जो मैं मुश्किलों से घिरा हुआ हूं उन मुश्किलों से मुझे उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उठाने के लिए। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने, मुझे उभारने के लिए। एंड एड मी, एड माने मदद करना, मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बीटाइड, वॉट एवर, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी, बीटाइड का मतलब होता है होना, हैपन, हैपन, यानी जो कुछ भी हो मेरी मदद करने के लिए, मुझे उभारने के लिए मेरे पास एक मित्र है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस लाइन में कवि ने इस लाइन में एक मुहावरे का प्रयोग किया है। यहां कवि एक मुहावरे का प्रयोग करता है, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, टू द वर्ल्ड, संसार पर, इस संसार पर विश्वास करना है। टू बिल्ड, बनाना, कोई घर बनाना, ऑन द सैंड, रेत पर, इस संसार पर विश्वास करना, रेत पर घर बनाने जैसा या कोई भवन बनाने जैसा है। कहते हैं ना मुहावरे में, रेत पर महल बनाना। तो रेत पर बनाए गए महल टिकते नहीं, ढह जाते हैं, यानी अविश्वसनीय, यानी अविश्वसनीय, अर्थात हम ये कह सकते हैं जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वासहीन कार्य। तो इस संसार पर विश्वास करना, रेत पर महल बनाना, रेत पर घर बनाना, रेत पर भवन बनाना है, यानी यह संसार विश्वास करने योग्य नहीं है। I'll trust, लेकिन मैं विश्वास करूंगा। यह संसार तो विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करूंगा। इन हेवन, हेवन का मतलब दोस्तों होता है स्वर्ग, लेकिन यहां स्वर्ग नहीं है,
हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन इस जगह पर इसका मीनिंग है गॉड, ईश्वर। यानी इस जगह यहां पर जो मीनिंग है हेवन का वो है गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर। लेकिन मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगा और माय गॉड राइट हैंड, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे दाएं हाथ पर, मेरे इस बाजू पर, जिससे मैं कठिन परिश्रम कर सकता हूं। तो मैं इस संसार पर विश्वास नहीं करूंगा, यह संसार विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं ईश्वर पर और मेरे दाएं हाथ पर, मेरे हाथ पर विश्वास करूंगा। यहां हाथ से मतलब हार्ड वर्क से है, समझ रहे होंगे आप। तो इस तरह ये दूसरा स्टेंजा समाप्त होता है। अब हम तीसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। तीसरे स्टेंजा में क्या कहा गया है? माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। माई करेज, करेज मीन्स होता है साहस, रिवाइव पुनर्जीवित होना। मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया, यानी मेरी हिम्मत जो मेरी बुरी स्थिति गरीबी की वजह से मर गई थी, वो हिम्मत पुनः जीवित हो गई, यानी मुझ में साहस आ गया, हिम्मत आ गई। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, फॉर्च्यून्स मीन होता है भाग्य। लेकिन फिलहाल मेरा भाग्य कैसा है? मेरा भाग्य, जब मैं इतनी बुरी स्थिति में हूं तो मेरा भाग्य क्या? ये तो दुर्भाग्य है। और डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के अलावा, के बावजूद। तो फॉर्च्यून का मतलब है भाग्य, लेकिन यहां मेरा भाग्य है बुरा, तो मेरा दुर्भाग्य, तो मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, यानी मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस पुनः जीवित हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ जिससे मैं कठिन परिश्रम करता हूं, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत, उतना ही ताकतवर था, एज माई स्पिरिट। स्पिरिट माने होता है आत्मा, लेकिन यहां पर स्पिरिट का तात्पर्य मन से है। लेकिन और मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितना मेरी आत्मा, मेरा मन वॉज लाइट, हल्का था। हल्का का मतलब वजन में हल्का नहीं, यहां हल्का, मेरी आत्मा हल्की यानी कम दुखी, खुश। मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस पुनः लौट आया, और मेरा हाथ जिस समय कठिन परिश्रम करता हूं वह मेरी आत्मा के जितना ही ताकतवर था, यानी जितनी मेरी आत्मा खुश थी उतना ही मेरा हाथ भी मजबूत था, मैं और कठिन परिश्रम कर सकता था। इट रेज्ड मी, मेरे इस हाथ ने, मेरे इस हाथ ने रेज्ड ऊपर उठाया, मी मुझे, फ्रॉम सोरो दुख से, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन माने दर्द, और मेरे इस हाथ ने मुझे दर्द से बचाया। इस हाथ ने, इस कठिन परिश्रम करने ने मुझे दुख से ऊपर उठाया, उभारा, और इसने मुझे दर्द से बचाया। इस हाथ ने मुझे खिलाया, फेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है फेड, फर्स्ट फॉर्म होती है फीड, खिलाना। ईट मीन्स खाना, फीड मीन्स खिलाना। तो इसने मुझे खिलाया। एंड क्लेड मी, और मुझे वस्त्र पहनाए। क्लेड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म क्लेड भी है और क्लेडेड भी है। इसने मुझे वस्त्र पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस जीवित हुआ, मेरा हाथ मेरी आत्मा के जितना ही ताकतवर था, और इस कठिन परिश्रम, इस हाथ ने मुझे दुख से बचाया, उभारा, और इस हाथ ने मुझे दर्द से बचाया। इसने मुझे खिलाया, और यानी इसने मुझे बार बार खिलाया और वस्त्र पहनाए। इस तरह ये तीसरा स्टेंजा समाप्त होता है।
आइए चौथा स्टेंजा पढ़ लेते हैं। The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं कवि यहाँ। द फ्रेंड्स, वो मित्र, हु हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, मेरी मुसीबत में मुझसे कतराते थे, वे केम बैक, वापस आ गए, एवरीवन, प्रत्येक। यानी वो मित्र जिन्होंने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया था, वो प्रत्येक मित्र वापस आ गए, हर एक मित्र वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, सबसे ज्यादा गहरे अंधेरे वाले, यानी जहां अंधेरा होता है, एडवाइजर्स, सलाहकार, गहरे अंधेरे वाले सलाहकार। यहां इन दो शब्दों से क्या समझाने की कोशिश की गई है कवि के द्वारा, वो इन शब्दों का प्रयोग किस लिए कर रहा, यानी कहा गया गहरे अंधेरे वाले सलाहकार, यानी ऐसे सलाहकार जो बिल्कुल अंधेरे नुमा नजर आते थे, जो मेरी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो सलाहकार, यानी जो मुझे मेरी मदद करने से कतराते थे और मुझे सिर्फ सलाह देते थे, वे सलाहकार लुक्ड ब्राइट, चमकीले नजर आते थे, एज द सन, सूरज की तरह। यानी अब सूरज से ज्यादा चमकीली चीज तो क्या होगी। तो वो मेरे मित्र जो मेरी मदद करने से कतराते थे, बचते थे, अंधेरे नुमा नजर आते थे, अब वही मित्र सूरज की तरह चमकदार नजर आते हैं। हम आम तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं मुसीबत में हूं और मैं मदद मांगता हूं किसी से, तो मेरे जो मित्र हैं जो मेरी मदद करना नहीं चाहते, वो यही कहेंगे, धन से मदद मांग रहा हूं मैं, तो वो यही कहेंगे अभी मेरे पास कहाँ, मैं मुसीबत में हूं, और ऐसा अभी तो पिछले महीने मैंने ऐसा कर दिया, वो पैसे को मैंने वहां, और अब मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद। इस तरह के जो मित्र थे जो ये कहते थे, अब वे ही मित्र सबसे ज्यादा चमकदार नजर आ रहे हैं। अरे तुम्हें रुपयों की जरूरत है, अरे मेरे पास पड़े हुए हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे काम आ रहे हो तो ले लो, मेरे पास वैसे ही पड़े हैं। यानी जो बचते थे अब वे आगे आकर मेरी मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि अब मैं अपनी बुरी स्थिति से उभर गया हूं, मैंने अपने हाथों पर विश्वास किया है, ईश्वर पर विश्वास किया है। तो चमकदार नजर आते हैं। आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी कोई आवश्यकता, नो मोर, मुझे अब और उनकी आवश्यकता नहीं है। यहां प्रश्न है, वाई डिड द पोइट नॉट नीड हिज फ्रेंड्स एनी मोर, यानी कवि को अब उसके मित्रों की और आवश्यकता क्यों नहीं है। तो ये बोर्ड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आई नीड देम, कवि कहता है आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी अब और आवश्यकता नहीं है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सभी समझते हैं। ये बात वो भी जानने लगे हैं अब कि अब मुझे उनकी कोई, ये हमारे जीवन में, आम जीवन में भी होता है, वे समझते हैं, वो समझने लगे हैं, वे समझ चुके हैं, अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो केवल आई थैंक दी, मैं तो केवल तुम पर विश्वास, आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें दी। ये ओल्ड फॉर्म है, यू को लिखने का दी का मतलब होता है यू, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है यू। तो आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अब यहां धन्यवाद किसे दिया जा रहा है दोस्तों, यहां धन्यवाद दिया जा रहा है गॉड को और राइट हैंड को। मैं तो केवल तुम्हें धन्यवाद देता हूं, आई ट्रस्ट दी, मैं तो केवल तुम पर विश्वास करता हूं,
माई गुड राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ, दोनों के लिए अलग है, वहां ये बात कही गई है लेकिन दोनों के लिए कहा गया है यहाँ, मेरे दाएं हाथ और ईश्वर मैं तो केवल तुम्हें धन्यवाद देता हूं और मैं तो केवल तुम पर विश्वास करता हूं, मुझे अब उन मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे आप, इस तरह से कवि ने, चार्ल्स मैके ने इस कविता का प्रयोग किया है। ये पोएम हमारी आम जिंदगी से भी ताल्लुक रखती है। हम इसको ठीक से समझेंगे तो हमारे जीवन से जुड़े हुए बिंदु इसमें पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगली पोएम लेकर जल्दी आपके सामने आता हूं।